सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो कुछ दिन पहले भारत की यात्रा पर आए थे, आज इन्होंने अपने देश अमेरिका में फिर से भारत और रशिया के ऊपर एक स्टेटमेंट इशू की है, जिसको भारत के लिए एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका में कांग्रेस हियरिंग के दौरान मार्को रूबियो को पेश होने के लिए कहा गया था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की $36 बिलियन की बजट रिक्वेस्ट आई थी, जिसके अप्रूवल को पास करवाने के लिए मार्को रूबियो को यूएस कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये $36 बिलियन कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन इसी हियरिंग में मार्को रूबियो से यूएस कांग्रेस ने काफी कठिन सवाल पूछे और कई सारे मुद्दों के ऊपर मार्को रूबियो को ग्रिल भी किया, जिसमें से एक मुद्दा था रशियन ऑयल का। इसी के ऊपर मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और कुछ देशों को आज की डेट में जो रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर वेवर दिया जा रहा है, बिना प्रतिबंध के उनको रशियन ऑयल परचेज करने की जो छूट दी जा रही है, उसको डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करना चाहता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपनी इस पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। मार्को रूबियो ने यह भी बताया कि एनर्जी सेक्टर में अचानक से कोई शॉक, क्राइसिस या कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो फिर देश के डोमेस्टिक रिजर्व्स और जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, ये भी उस केस में अमेरिका के लिए पूरे काफी नहीं होंगे। और अगर एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस आता है तो इसका असर बाकी फाइनेंशियल मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी फैल सकता है। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी मुसीबत से बचने के लिए ही ये टाइम बाउंड वेवर्स दिए हैं। हमने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस को लेकर अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। हमारी पॉलिसी पहले जैसी है, ये बस लिमिटेड टाइम के लिए वेवर दिया गया है, जिसके खत्म होने के बाद भारत और तमाम देशों को रशियन ऑयल परचेज करना बंद करना होगा। बड़ी जल्द अमेरिका ये सैंक्शन वेवर खत्म कर देगा, जिसके बाद भारत को फिर से रशियन ऑयल परचेज करने नहीं दिया जाएगा, ये कहना है मार्को रूबियो का। वैसे जो अमेरिका ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन वेवर दिया है, उसकी अवधि खत्म होनी है 17 जून को। इसके अलावा मार्को रूबियो ने कांग्रेशनल हियरिंग में एक बार फिर से रिपीट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ था वो अमेरिका ने ही करवाया था और दोनों देशों के युद्ध को रुकवाने में अमेरिका ने एक रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध रुक गया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और भारत को लेकर। न्यूज आ रही है कि यूएस बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी पीटर कायल भारत की यात्रा पर आए हैं और इन्होंने भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर के साथ बायलैटरल टॉक्स में हिस्सा लिया है। भारत और ब्रिटेन ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है, जो पहले 1 मई से इम्प्लीमेंट होने वाला था, बाद में उसको 1 जून कहा गया, लेकिन अभी भी भारत और ब्रिटेन के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत के विरोध के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच इस एफटीए की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही बड़ी बाधा आ गई है। भारत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टील सेफगार्ड्स के ऊपर आपत्ति जताई है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज होने के बाद, टॉक्स कंप्लीट होने के बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे और इसमें सभी देशों के साथ साथ भारत को भी शामिल किया गया, यानी भारत के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जबकि भारत के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज पहले से हो गया था। ब्रिटेन ने भारत को जल्दी से जल्दी मनाना चाहता है ताकि दोनों देशों के बीच ये ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाए। रिसर्च करते हुए एक और इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया, जिसमें एफटीए वाले देश और नॉन एफटीए वाले देशों के साथ ट्रेड की ग्रोथ का कंपैरिजन किया गया था। डेटा के मुताबिक साल 2021 से 2025 के बीच जिन देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, उनके साथ ट्रेड में 92% की ग्रोथ देखने को मिली थी, जबकि साल 2021 से 2025 के बीच जिन कंट्रीज के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, उनके साथ ट्रेड की ग्रोथ केवल 41.5% रही है, यानी ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों में डबल से भी ज्यादा बायलैटरल ट्रेड में ग्रोथ हो रही है। इसलिए भारत की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जिन भी कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही हैं, उनको जल्दी से कंक्लूड किया जाए, क्योंकि भारत के ट्रेडर्स ट्रेड एग्रीमेंट के बाद डबल से भी ज्यादा का ट्रेड कर रहे हैं, एफटीएस का फुल बेनिफिट उठा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, जहां पर प्रेसिडेंट पद के इलेक्शंस हुए हैं और न्यूज आ रही है कि अभी कुछ ही घंटे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट के लिए 190 से भी ज्यादा देशों ने जो वोटिंग की है, उसमें बांग्लादेश जीत गया है और अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो कि 1 साल का कार्यकाल होता है। वोटिंग में बांग्लादेश और साइप्रस आमने सामने थे। रिसेंटली भारत के साइप्रस के साथ भी रिलेशंस काफी मजबूत हुए हैं और साइप्रस के प्रेसिडेंट 2 हफ्ते पहले भारत में भी प्रेजेंट थे। दूसरी तरफ था भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। वोटिंग में बांग्लादेश को मिले 99 वोट्स, जबकि साइप्रस के कैंडिडेट को मिले 91 वोट्स, यानी दोनों देशों के बीच काफी करीबी मुकाबला था और 4 से 5 वोट इधर उधर हो जाते तो बांग्लादेश हार भी सकता था। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत ने साइप्रस या बांग्लादेश इनमें से किसके पक्ष में वोट डाला, तो ये चीज कभी भी सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये वोटिंग हुई है सीक्रेट बैलेट से, यानी एक तरह से गुप्त मतदान थे। किस देश ने किसको वोट किया है, ये चीज पब्लिक में नहीं बताई जाएगी।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेशन में दुनिया के अलग अलग रीजन्स को दी जाती है। इस बार एशिया पैसिफिक रीजन की बारी थी। वैसे तो रीजन के सभी देश मैक्सिमम टाइम्स सहमति से एक ही देश को चुनकर नाम आगे करते हैं, जिसके बाद वोटिंग भी यानी वोट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सर्वसम्मति से ही प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है। लेकिन इस बार एशिया पैसिफिक रीजन में भी दो देशों के बीच टकराव देखने को मिला और दोनों ने ही अपने अपने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। इसलिए बांग्लादेश और साइप्रस के बीच वोटिंग करवानी पड़ी। किसी भी देश के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक प्रेशर ना रहे, इसलिए जब एक से भी ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो वोटिंग को सीक्रेट बैलेट से कराया जाता है। वैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनने के कई सारे फायदे होते हैं। इनमें से सबसे बड़ी पावर ये होती है कि यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट यही पर्सन ही यूनाइटेड नेशन का एजेंडा तय करता है। ये डिसाइड करता है कि दुनिया के 193 देशों के सामने कौन से मुद्दे को पहले रखा जाएगा जिसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अगर कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट दुनिया के सभी 193 देशों की एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर उसके ऊपर चर्चा करा सकता है। इसके अलावा ग्लोबल इश्यूज के ऊपर नेगोशिएशंस करवानी हो, कोई समझौता करवाना हो, वहां पर भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की पर्सनल रिप्रेजेंटेशन होती है। बांग्लादेश की जीत के बाद भारत ने भी बधाई दी है और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने भी एक स्टेटमेंट इशू करके बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को बधाई पेश की है। वैसे अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप इन दोनों में से किसको वोट करते, साइप्रस या फिर बांग्लादेश को? एक स्ट्रेटेजिक सेंस में भारत के लिए इंपॉर्टेंट है तो दूसरा भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं कि आप साइप्रस या बांग्लादेश में से किसको वोट देते। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की ज्वाइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर मसले को मेंशन करने के ऊपर आपत्ति जताई है और भारत के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि भारत के इंटरनल मैटर्स, हमारे अंदरूनी मामलों के ऊपर गलत और बेवजह इसका जिक्र करना, इसको हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और जिन लोगों का इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है उन्हें हमारी अंदरूनी मामलों के ऊपर कोई भी टिप्पणी या फिर कमेंट करने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने जो भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद लेने की बात बोली थी और कहा था कि वो कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए ब्रिटेन से मदद मांगेंगे, इसके ऊपर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल को जवाब दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि हमने इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बयान और उनके बाद वहां के फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई स्टेटमेंट को देखा है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 98% बॉर्डर का फैसला और डिमार्केशन पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। 98% बॉर्डर के ऊपर दोनों देशों ने सभी मसले सुलझा दिए हैं, जिसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों के ऊपर अभी भी बात बाकी है। इसके आगे भारत ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये विवाद भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दशकों में गंदाक नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा बॉर्डर के कुछ तय हिस्सों में दोनों तरफ से कब्जा करने और नो मैंस लैंड के ऊपर एंक्रोचमेंट करने के मामले भी पिछले कुछ समय में सामने आए हैं, जिनकी दोनों देश मिलकर मैपिंग कर रहे हैं। हमने नेपाल के साथ बॉर्डर संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए बायलैटरल लेवल के ऊपर मैकेनिज्म तैयार किया है और सभी कंसर्न पार्टीज को ये बात अच्छे से क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो भी बायलैटरल मुद्दे हैं उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का रोल बिल्कुल नहीं होगा, उसमें तीसरे किसी भी देश का कोई काम नहीं है। ये कहना है भारत के ऑफिशियल बयान में। नेपाल को एक तरह से फ्रेंडली भाषा में संदेश भेजा गया है कि जो भी मसले हैं हम आपस में बैठकर सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने 98% बॉर्डर के मसले को सॉल्व किया था। अच्छा होगा कि बाकी जो 2% का बॉर्डर का मसला बचा हुआ है, नेपाल उसके लिए तमाशा ना बनाए, उसके लिए ब्रिटेन या फिर चाइना को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने अपनी पहली फॉरेन विजिट के ऊपर चाइना को ड्रॉप कर मलेशिया को सिलेक्ट कर लिया है। न्यूज आ रही है कि तारिक रहमान 21 से 22 जून को मलेशिया की विजिट के ऊपर जा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका पहला विदेशी दौरा होगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि तारिक रहमान सबसे पहले चाइना जाएंगे, जिसके बाद भारत की तरफ से बांग्लादेश को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था और भारत से काफी शार्प क्रिटिसिज्म आया था। मलेशिया की विजिट की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, जबकि चाइना की विजिट अभी मलेशिया के बाद ही होनी है और उसकी डेट्स बाद में अनाउंस की जाएंगी। अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत या चाइना दोनों को अवॉइड करते हुए एक तीसरे देश को चुनना, इसका मतलब है कि बांग्लादेश थोड़ा सा न्यूट्रल साइड के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बेहतर होता कि तारिक रहमान सबसे पहले भारत आते, क्योंकि बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी देश भारत ही है और इस मुश्किल की स्थिति में भी भारत ही बांग्लादेश को बिजली से लेकर डीजल, पेट्रोल सब कुछ सप्लाई कर रहा है। इवन खाने पीने का सामान भी काफी हद तक बांग्लादेश भारत से ही परचेज करता है। लेकिन इन सब के बावजूद बांग्लादेश आज की डेट में भारत और चाइना के बीच एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है।